नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें भारतीय संविधान की विशेषता के संदर्भ में अगर याद नहीं होती है, दिक्कत आती है याद करने में, तो थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करो, थोड़ा सा सोच को बदलो। अ, भारतीय संविधान की विशेषता की जगह अगर आप डायरेक्ट भारतीय भारतीय या ये भारत की विशेषता समझकर अगर इसको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहेगा। और ये सोचकर इस इन विशेषताओं का अध्ययन ये सोचकर करो कि जो भारत है उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है। क्या है इसकी पॉलिसी, क्या है और किस प्रकार से काम करता है। भारत का पूरा शासन संचालन का जो तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है। तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए हर इंसान की, तो समझना चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर समझ कर पढ़ोगे तो गारंटी है मेरी कि आप दोबारा से बोलोगे नहीं। ठीक है। तो अगर आप इनको रट्टा मारोगे या रटोगे तो इस तरीके से तो आप भूल जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। केवल भारतीय जो संविधान है इसकी विशेषता ना बोलकर भारत की विशेषता बोलिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है। तो क्योंकि वैसे भी जो भारत का जो शासन तंत्र है वो किसके द्वारा संचालित होता है, संविधान के द्वारा। क्योंकि किसी भी देश को संचालित करने के लिए या शासन करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो भारत में भी इसी प्रकार से एक संविधान है और उसी संविधान के माध्यम से भारत का जो शासन है वह संचालित होता है। ठीक है। तो प्रत्येक देश के लिए होती है, तो प्रत्येक देश की वही विशेषता हो जाती है जो उसके संविधान की विशेषता है। ठीक है। तो ध्यान दो, इसकी जो पहली विशेषता है वह लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। यानी कि जो संविधान है उसकी पहली विशेषता क्या हो जाती है, लोकप्रिय। अब लोकप्रिय कैसे हो जाती है, क्योंकि संविधान सभा में जो सदस्य थे उनको किसने भेजा था, भारतीय जनता ने। ठीक है। भारतीय जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर और संविधान सभा में भाग लेने के लिए भेजा था। तो सिंपल सी बात है कि भारतीय जनता ने अगर उनको चुना था, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है उनको भारतीय जनता ने चुना है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो भारतीय जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसलिए जो ये इसकी पहली विशेषता है वो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। ठीक है। क्योंकि ये भारतीय जनता के द्वारा निर्मित संविधान ही माना जाता है। ठीक है। तो ये भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान, यानी कि संविधान के निर्माण में भारतीय जनता का विशेष योगदान रहा है। और इसीलिए जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें वहां पर ये कहा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। ठीक है। तो ये वहां पर प्रस्तावना में जो शब्द लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, ठीक है, तो ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये पूरे भारतीय व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि वहां पर तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो संविधान का निर्माता माना जाता है वो किसे माना जाता है, भारतीय जनता को। तो इसीलिए ये क्या हो गया है, निर्मित भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान हो गया है। तो ये लोकप्रिय भी हो जाता है। ठीक है। इसकी दूसरी विशेषता है निर्मित लिखित संविधान, सर्वाधिक व्यापक संविधान। तो निर्मित है, लिखित है और सर्वाधिक व्यापक भी है। तो जो भारत का संविधान है वह इंग्लैंड के विपरीत और अमेरिका की भांति, यानी कि इंग्लैंड का जो संविधान है वह अलिखित है और अमेरिका का जो संविधान है वह लिखित भी है और निर्मित भी है। ठीक है। तो उसी प्रकार से जो भारत का संविधान है वह निर्मित है, लिखित है और व्यापक भी है। ठीक है। और इसकी व्यापकता, यानी कि जो भारतीय संविधान है इसने प्रत्येक देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया है। जैसे मौलिक अधिकार है अमेरिका से, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन से। जैसे भारतीय संविधान में प्रत्येक राष्ट्र के संविधान से कुछ ना कुछ ग्रहण किया ही है। तो इसीलिए इसकी जो व्यापकता है वो बढ़ जाती है। और ये
इतना व्यापक है, तो इसके लिए जो आइवर जेनिंग्स हैं, आइवर जेनिंग्स, डॉक्टर आइवर जेनिंग्स, डॉक्टर आइवर जेनिंग्स का कहना है कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है, बहुत व्यापक है। ठीक है, तो ये किसका कहना है, डॉक्टर आइवर जेनिंग्स का। क्यों कहा इन्होंने, इसलिए क्योंकि भारतीय जो संविधान है उसमें जिस समय भारतीय संविधान निर्मित हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, फिर बाद में 12 हो गई थी, 8 अनुसूचियां और 22 भाग है इसमें। इस प्रकार से जो भारतीय संविधान है वो एक व्यापक रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये अनुसूचियां बाद में बढ़कर 12 हो गई थी और इसके जो भाग हैं वो भी बढ़ गए हैं। जैसे कि चौथा भाग है संविधान का, जिसमें मतलब वो चौथा भाग जोड़ा गया है संविधान में, ब भाग। तो इस प्रकार से मतलब इनके अलग अलग भागों के भी उपभाग बनाए गए हैं। इस प्रकार से वर्तमान में भागों की और अनुच्छेदों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, अगली जो इसकी विशेषता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारत जो है वो वर्तमान में जो भारत है वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, दूसरा लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत पर आंतरिक और बाह्य रूप से किसी विदेशी शक्ति का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए भारत बाध्य नहीं है। तो ये पहली इसकी इस प्रकार से भारत क्या हो जाता है, संप्रभु राष्ट्र हो जाता है। दूसरा है लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक राज्य। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत में जो राष्ट्रता है वो किसमें निहित है, जनता में निहित है, और जनता शासन को संचालित करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो जनता के स्वामी नहीं अपितु क्या होते हैं, सेवक होते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका लोकतांत्रिक रूप है वो भी उभर कर सामने आता है। गणराज्य, गणराज्य है तो गणराज्य में मतलब अपन बात करते हैं कि कई राष्ट्र ऐसे हैं विश्व के जहाँ पर गणराज्य मतलब लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो शासन प्रणाली है उनमें मतलब जो वंशानुक्रम, यानी कि जो प्रधान होता है वो वंशानुक्रम होता है। ठीक है, तो भारत में ऐसा नहीं है। जैसे कि इंग्लैंड में राजा का मतलब शासन है एक प्रकार से, लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी मतलब वहाँ पर वंशानुक्रम में शासन चलता है, यानी कि राजा का उत्तराधिकारी फिर राजा बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से तो लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी वहाँ पर एक प्रकार से राजतंत्र की झलक नजर आती है, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। और इसका जो उदाहरण है वो ये भी है कि भारतीय जो राज्य है वो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा न होकर क्या है, भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया राष्ट्रपति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति एक प्रकार से राजा नहीं है, वो भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया प्रधान है। ठीक है, तो इसकी गणराज्य की विशेषता को परिलक्षित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को यहाँ पर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ माना जाता है। ठीक है, अगला है समाजवादी राज्य। जो भारतीय संविधान है उसकी जो अगली विशेषता है वो है समाजवादी राज्य। तो समाजवादी राज्य को लेकर भी मतलब संविधान सभा में काफी लंबे समय तक वाद विवाद चलता रहा है कि किसी एक दर्शन को राज्य दर्शन के रूप में अगर स्वीकार कर लिया जाए तो इससे सांप्रदायिक विवाद होने की संभावना थी और ये बढ़ जाता। अंत में यही सोचा गया था कि
किसी एक विशेष दर्शन को स्वीकार करने में नवीन विवादों को जन्म मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस बात पर सभी भारतीय सहमत रहे, और लास्ट में जो अंतिम में जो इनका निर्णय था, उन्होंने यही स्वीकार किया गया कि भारत के लिए समाजवादी जो दर्शन है या समाजवाद का जो मार्ग है वही उपयुक्त रहेगा। और इसी प्रकार 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत के लिए समाजवादी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। यानी कि 42वां जो संविधान 42वां जो संवैधानिक 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत के लिए समाजवादी राज्य शब्द को प्रयुक्त किया गया। ठीक है, अगला है पंथ निरपेक्ष राज्य। तो इसके बारे में तो आप जानते हो कि भारत में सभी धर्मों को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, हाँ, यदि भी विशेष रूप से मतलब भारतीय संविधान में किसी धर्म को विशेष नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि सभी लोगों को पूजा अर्चना करने का अधिकार मिला हुआ है ना, अपने तरीके से मतलब अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार मिला हुआ है। तो इस प्रकार से ही मतलब सभी जो धर्म है उनको एक प्रकार से पालन करने की जो छूट है वह मिल जाती है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो किसी धर्म विशेष के बारे में भारतीय संविधान के अंतर्गत इसका वर्णन तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इन सभी विशेषताओं की वजह से जो भारतीय संविधान है उसमें मतलब इसकी जो झुकाव है वो पंथ निरपेक्ष राज्य की तरफ जाता है। यानी कि यहाँ पर भारत में सभी को समान रूप से अपने धर्म को चुनने का अधिकार है और उसको संचालित करने का अधिकार है। अगली जो इसकी विशेषता है वह है कठोर व लचीलेपन का समन्वय। तो भारतीय जो संविधान है वह कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी कानून को पारित करने के लिए भारतीय संविधान में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कानून बनाने के लिए कानून निर्मित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि विधानसभा में विधानसभा में या लोकसभा जो संसद है, संसद में उपस्थित जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि जिस भी जैसे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, राज्यसभा में बिल पारित होता है तो वहां पर भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और लोकसभा में बिल पारित होता है तो वहां पर भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये तो है इसका कौन सा विशेषता को दर्शाता है? लचीलेपन को। ठीक है, लेकिन संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 368 ये संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत, और इसमें कुछ विषयों में संशोधन करने के लिए कहा गया है कि मतलब लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राज्य की जो विधानमंडल है, आधे से ज़्यादा राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। तो ये इसके कौन सी विशेषता को दर्शाता है? कठोर विशेषता को दर्शाता है। यानी कि लोकसभा राज्यसभा की सहमति तो चाहिए 2/3 बहुमत के साथ, उसके साथ साथ राज्य की जो विधानमंडल है उनके मतलब आधे से ज्यादा राज्य तो उनके भी विधानमंडलों के सदस्यों की स्वीकृति चाहिए होती है। तो ये संविधान के कठोर विशेषता को दर्शाता है। यानी कि संविधान जो इसकी मुख्य विशेष मतलब कोई भी जो संविधान होता है वो कठोर या लचीला दो प्रकार का होता है। तो ये जो भारतीय संविधान है वो ना तो कठोर है
ज़्यादा कठोर भी नहीं कहा जा सकता और इतना मतलब लचीला भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि कठोरपन और लचीलेपन दोनों का समन्वय है भारतीय संविधान, यानी कि अमेरिका का जो संविधान है और इंग्लैंड का जो संविधान है, दोनों की अमेरिका का संविधान कठोर संविधान के अंतर्गत आता है और इंग्लैंड का जो संविधान है वो लचीले संविधान के अंतर्गत आता है। तो ऐसा भारतीय संविधान दोनों का ही मिला जुला रूप या फिर दोनों के बीच का जो मध्य मार्ग था वह भारतीय संविधान की विशेषता बन जाती है, यानी कि भारतीय जो संविधान है वह कठोर भी है और लचीला भी है, और इतना कठोर भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो भारतीय संविधान में पर्याप्त परिवर्तनशीलता है। और अब तक का भारतीय संविधान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक? 94। तो अभी तक जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन हो चुके हैं। आगे अगली जो इसकी विशेषता है उसकी बात करते हैं। अगली विशेषता है इसकी संसदात्मक शासन व्यवस्था। इसके बारे में मतलब आप भी जानते होंगे और जो भारतीय थे वो भी जान गए थे। 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम के माध्यम से भारतीय लोग संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जाने गए थे, यानी कि 1919 का जो अधिनियम था उसमें पहली बार संसदीय शासन व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी और उसमें फिर बाद में 1935 के अधिनियम में उनके सदस्यों की संख्या और जो कार्यकाल था उनमें परिवर्तन किया गया था। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था की ब्रिटेन से ली गई है और ये भारत के सामने मतलब एक चुनौती रहा था कि मतलब भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को लागू किया जाए या फिर मतलब अमेरिका की तरह अध्यक्षीय शासन प्रणाली को लागू किया जाए या फिर ब्रिटेन की तरह संसदात्मक शासन प्रणाली को लागू किया जाए। तो बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद जो भारतीय संविधान के निर्माता थे वो इस निर्णय पर पहुंचे, क्योंकि वो इससे जो संसदात्मक शासन प्रणाली थी उसे 1919 और 1935 के अधिनियम के माध्यम से परिचित थे। इसी वजह से इन्होंने संसदात्मक शासन प्रणाली को ही अपनाया। ठीक है, अगली जो इसकी विशेषता की बात करते हैं अपन, एकात्म लक्षणों सहित संघात्मक शासन, यानी कि भारत जो है वो कई राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, भारत को कई राज्यों का संघ बनाया गया है। कई राज्य भारत में मिलकर कई राज्यों को भारत में सम्मिलित किया गया है फिर बाद में। तो इस प्रकार से अब जहां पर राज्य और केंद्र, यानी कि जो अमेरिका जहां पर अध्यक्ष शासन प्रणाली है जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में वहां पर वो क्या है कि 2 प्रकार की नागरिकता पाई जाती है, जबकि भारत में एक ही नागरिकता पाई जाती है। यानी कि भारत संघों का देश होते हुए भी इसका झुकाव एकात्म इसमें एकात्मकता के लक्षण नजर आते हैं और वह है एकरी नागरिकता, एकरी न्यायपालिका और अखिल भारतीय सेवाएं और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना है ना, और संसद के द्वारा क्षेत्रों की सीमा वगैरह का निर्धारण करना। तो ये सब किसके अंतर्गत? ये सब जो विशेषता है वो किसकी विशेषता है? एकात्म शासन प्रणाली की विशेषता है। लेकिन भारत में इन दोनों का समन्वय है, यानी कि में भारत की जो प्रथम अनुच्छेद है, प्रथम अनुच्छेद में यही उल्लेख किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी कि भारत इंडिया जो है, इंडिया और भारत दोनों ही इसके नामों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 में। तो वहां पर कहा गया है कि ये जो है भारत व राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का संघ होने के बावजूद भी इसमें मतलब एकरी नागरिकता, एकल न्यायपालिका है ना, और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और संसद के द्वारा क्षेत्र या सीमा का निर्धारण करना और अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब क्या है इसके एकल शासन प्रणाली की ओर इसको
झुकाव करती है। ठीक है, अगले जो इसकी विशेषता है वह है संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक है, तो भारत का जो संवैधानिक ढांचा है उसमें संसद की व्यवस्था भी की गई है। तो ये पहली इसकी संसदात्मक शासन व्यवस्था, ये इसकी विशेषता है। तो इसमें संसदीय प्रभुता एवं न्यायपालिका न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो एक प्रकार तो जो भारत का जो शासन है वह संसद के द्वारा निर्मित होता है या संसद के द्वारा संचालित होता है। निर्मित क्या तो संचालित होता है। एक तरफ तो मतलब संसद की भी सर्वोच्चता दिखा रखी है, और दूसरी तरफ जो न्यायपालिका है तो न्यायपालिका की भी सर्वोच्चता यहाँ पर प्रकट की गई है कि अगर संसद के द्वारा कोई भी जो कानून है वो पारित किया जाता है और वो वैध नहीं है, अवैध है, तो जो न्यायपालिका है वो उस पर रोक लगा सकती है। और इस शक्ति को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यानी कि कार्यपालिका के द्वारा जो भी कानून वगैरह बनाए जाते हैं उनका निरीक्षण कौन करती है? न्यायपालिका। यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था है उसके बावजूद भी भारतीय जो शासन प्रणाली है तो उसमें ऐसी भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि मतलब संसद का भी प्रभुत्व बना रहे और न्यायपालिका का भी प्रभुत्व बना रहे। और न्यायपालिका, इसीलिए न्यायपालिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है ताकि संसद के द्वारा जो भी कानून पारित किए जाए, जो भी कानून बनाए जाए, उस पर न्यायपालिका का क्या रहे? नियंत्रण रहे। ठीक है, अगली जो इसकी विशेषता है मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार जो है इसके, ये भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अनेक अत्याचार सहे थे, और उन अत्याचारों की वजह से ही मतलब इन्होंने जो भारतीय थे उनके लिए कुछ विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया है, और ऐसे अधिकार जिनकी सुरक्षा स्वयं न्यायपालिका भी करेगी। ठीक है, तो ऐसे अधिकारों का प्रावधान किया गया। प्रारंभ में 7 थे, उसके बाद में फिर 6 रह गए। संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों की जो विशेषता थी या मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगली जो इसकी मूल कर्तव्य जो है ये, भाई मौलिक अधिकारों का प्रावधान तो कर ही दिया, यानी कि 6 मौलिक अधिकार तो भारतीय को दे ही दिए, लेकिन भारतीयों का भी कुछ फर्ज बनता है, कुछ कर्तव्य बनते हैं जो उनका भी प्रावधान किया गया है संविधान के अंतर्गत, तो बताया गया है। तो इन पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे अपन। अगली क्लास जो है वो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित ही बनाएंगे। उसके बाद में अगली जो इसकी विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो शासन को संचालित करने के लिए जो नीतियों का निर्धारण किया जाता है उसका भी प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ही भारत में जो भी योजनाएं बनाई जाती है, यानी कि राज्य के कर्तव्य क्या है, राज्य किन नीतियों पर मतलब किस प्रकार से अपनी नीतियों का निर्धारण कर सकता है, लेकिन ये इसके लिए राज्य बाध्य नहीं है। किसी भी प्रकार से जो देश है वह नीति निर्देशक तत्वों के लिए बाध्य नहीं है। इसमें न्यायपालिका ने इसको स्वतंत्र कर रखा है, और इस प्रकार से जो नीति निर्देशक तत्व है वो तत्व हैं, मतलब ये कि इस प्रकार से इसमें बताए गए हैं वो तत्व जिन पर योजना बनाकर जो भारतीय जनता है उनका विकास किया जा सकता है। ठीक है, अगली जो इसकी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका एवं अन्य स्वतंत्र अभिकरण। तो भारतीय जो न्यायपालिका है उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और रक्षक होने के कारण उसका स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है। तो
न्यायपालिका को संविधान की रक्षा करने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है और इसीलिए इसको स्वतंत्र भी रखा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है। ठीक है, अगली जो इसकी विशेषता है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत एवं वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। तो इसके अंतर्गत ब्रिटिश जो ब्रिटिश शासनकाल में 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति यानी कि जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसका प्रावधान किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यानी कि पहले तो मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान कर दिया गया, फिर उसके बाद में 1932 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मांग करने पर दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान कर दिया गया था। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने मतलब फूट डालने के लिए अलग अलग समुदायों को अलग अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान कर दिया गया था। तो इन सभी निर्वाचन प्रणालियों को खत्म किया गया और यहाँ पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। यानी कि भारतीय जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली है और उसका जो आधार रखा गया वो वयस्क मताधिकार के आधार पर रखा गया। यानी कि जो भारत की करोड़ों जनसंख्या थी उन सबको एक साथ मत देने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत हो गया और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ हो गया और इसकी जगह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जगह संयुक्त प्रतिनिधित्व का प्रारंभ हुआ। ठीक है, दूसरा अगला है चौदहवीं जो इसकी विशेषता है वह एकल नागरिकता है। यानी कि अमेरिकी जैसे राष्ट्रों में मतलब दो प्रकार की नागरिकता लेनी पड़ती है, एक तो देश की और दूसरा जिस राज्य में जाकर निवास करने वाला है उस राज्य की। यानी कि अमेरिका में अगर आपको जाकर रहना है तो पहले तो वहां पर आपको अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में आप अमेरिका के जिस भी राज्य में रहना चाहते हो तो वहां की नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो ऐसा भारत में नहीं है। भारत में अगर किसी को निवास करना है तो केवल भारत की नागरिकता ही लेनी होगी, उसके अलावा और किसी भी प्रकार की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सामाजिक समानता की स्थापना। तो भारत में वैसे तो आप सभी को पता है कि भारत में सभी को समान रूप से समाज में सामाजिक समानता प्रदान की गई है और ऐसा ये जो प्रावधान है ये विशेषताएं भारतीय संविधान की ऐसा और राष्ट्रों के संविधान में ऐसा देखने को नहीं मिलता है और देशों की जो संविधान है वो इसकी गारंटी नहीं देते हैं, सामाजिक समानता की स्थापना की गारंटी नहीं देते हैं। लेकिन जो भारतीय संविधान है वो इसकी गारंटी देता है सामाजिक समानता की। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय संविधान की और इस प्रकार से अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। यानी कि अस्पृश्यता का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाएगा, अगर किया तो वो दंड के योग्य होगा, ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है। तो ये भारतीय संविधान की मुख्य रूप से क्या रही है, विशेषता रही है। ठीक है, और जो सामाजिक जो समानता है इसमें अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। का अंत, और ये अनुच्छेद कौन से में? अनुच्छेद 17 में कहा गया है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारतीय संविधान की विशेषता को समझाने में समर्थ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इन भारतीय जो संविधान की विशेषताएं हैं उसे दोबारा से बोलेंगे नहीं, बोलना नहीं है, समझना है। और समझना किस प्रकार से है, इस वीडियो को एक दो बार दोबारा से देखना, लेकिन इसको अच्छे से समझना है कि यहाँ पर आप भारतीय संविधान की विशेषता अगर ऐसा सोचकर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ और ही आएगा, पता नहीं क्या है भारत का संविधान, किस प्रकार भारतीय संविधान की विशेषता होगी, क्या है। तो ऐसा नहीं सोचना है, दिमाग में ये चीज लानी है कि ये भारत की विशेषता है और भारत कैसा है। चलो भारत को देखते हैं।
और किस प्रकार से भारत का जो शासन है वो संचालित होता है। तो ये उसकी विशेषता की ओर आपको ले जाएगी, और जब आप ये सब दृष्टिकोण अपना लोगे तो स्वतः ही भारत की जो विशेषता है वो आपके समक्ष आ जाएगी, और आप फिर भूलोगे भी नहीं। इस प्रकार से थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आप भूलें नहीं। और पॉलिटिकल की जो तैयारी को मजबूत करने के लिए जो मनीरा एजुकेशन है उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि इससे क्या होगा, मतलब मैं जो भी नई क्लास बनाऊंगा और डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिलेगी। और वैसे भी RS प्री की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है, 1 अक्टूबर को उसको एग्ज़ाम है। तो उससे पहले पहले हम ये पॉलिटिकल की जो पूरी क्लासें हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसलिए जल्दी से और बेहतर तरीके से अपन को सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।